coming towards the topic. Please. जिसका बॉटनिकल नाम विटिस विनीफेरा है, और जो ये सेकंड विटिस विनीफेरा सिल्वेस्ट्रिस है, ये वाइल्ड ग्रेप्स के लिए। ये मैंने इसलिए इसको मेंशन किया वाइल्ड ग्रेप्स का भी बॉटनिकल नाम, कि बलूचिस्तान में बहुत सारे हमारे दोस्त वाइल्ड ग्रेप्स भी हमारे पश्चिम और मस्तूल, यहाँ के जो हिली उसमें एरिया ग्रो हो रहे हैं, और ये मार्केट में आते हैं और मार्केटेबल है। लेकिन चूंकि ये हाईली पेरिशेबल है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में काफी इश्यूज हैं। सिर्फ कोयटा में ये अवेलेबल है, वो दूसरे शहरों तक इसके पॉसिबल नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी पेरिशेबिलिटी जो है ना काफी ज्यादा वो है, हाई है। फिर इसकी फैमिली विटेसी से ताल्लुक है इसका, और इसका जो ओरिजिनल कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, तो कहा जाता है मेडिटेरेनियन रीजन भी है, और सेंट्रल यूरोप और साउथ एशिया भी कहा जाता है। ये लिटरेचर में तीनों रीजन्स को कहा जाता है कि यहाँ से ये ग्रेप्स ओरिजिनेट हुआ है। मेनली जो ग्रेप्स वाइन है, ये डिसिडियस है, ये अपनी लीव्स जो है ना शेड करता है ऑटम में, और इसलिए फिर ये डोर्मेंसी में चला जाता है विंटर्स में। तो लिहाजा इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो है ना चिलिंग रिक्वायरमेंट पे भी काफी डिपेंडेंट है। और जो ग्रेप्स का जो है, इट लव्स वेट विंटर्स, सर्दियों में बारिशें काफी ज्यादा होती हैं जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, ज्यादातर बलूचिस्तान के अपलैंड्स में। और फिर इसको ड्राई और माइल्ड समर्स की क्वालिटी, जो इसकी बेरीज की प्रोडक्शन है, उसके लिए ड्राई और माइल्ड समर्स काफी जो है ना लाजमी है इसके लिए। अगर ये कंडीशंस अवेलेबल हो तो आप क्वालिटी ग्रेप्स प्रोडक्शन जो है ना कर सकते हैं। फिर ग्रेप्स जो है ना ये ड्राउट रेजिस्टेंट भी है डेफिनेटली। जो हमारे जहाँ पर ग्रेप्स ग्रो हो रहे हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर वो हैं। इस वजह से ये क्रॉप जो है ना, इन एरियाज में अगर इनको प्रमोट किया जाए और इनकी जो है प्रमोशन की जाए, तो हम काफी हद तक जो है ना ड्राउट मिटिगेशन कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। नेक्स्ट प्लीज। ये इंटरनेशनल सिनेरियो जो ग्रेप्स के हवाले से कि क्या पोजीशन है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे रैंकिंग में चाइना है, जिसमें 1,34,34 टन जो है ना इसकी प्रोडक्शन है, सिर्फ चाइना की। और उसका जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो 16.9 टन है। इसी तरह अगर आप देखते जाए टैली में, इटली सेकंड, यूएसए, तो फ्रांस, सॉरी स्पेन, फ्रांस, टर्की, फिर इंडिया, सबसे आखिर में पाकिस्तान रैंक्स 53 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ये रैंकिंग प्रोडक्शन के हवाले से। अलबत्ता इसमें अगर आप देख सकते हैं येलो कलर में 7 नंबर पे इंडिया है, जो सबसे ज्यादा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन है इंडिया का दुनिया में, 21 टन है। इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हमारे नेबरिंग कंट्री है, जो हमारे जियोग्राफिकल और मिलर हैं, जहाँ पे इंडिया में ग्रेप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन आप देख लें वर्ल्ड पे, ये इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया वो टॉप पे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान
में हम देख ले कि 6.7 टन पर हेक्टेयर हम प्रोडक्शन ले रहे हैं इस वक्त, यानी कि काफी कुशन है काम करने के लिए कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी एक तो उसको बढ़ा सकें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जरिए, और दूसरा ये कि हम पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन कम पानी से। इस वक्त हमारे यहाँ वाटर यूटिलाइजेशन जो इरिगेशनल वाटर है उसकी भी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी भी बड़ी जरूरत है कि हम फील्ड लेवल पे भी, यानी कि जो फार्म लेवल पे जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी भी अगर हम अपने फार्मर्स को ट्रेनिंग दे सके और उनको आगाही दे सके, न सिर्फ पानी का और बाकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी सारे, तो तब जाकर हम ये, अगर हम हॉरिजॉन्टली ना जाएं, यानी कि एरिया हम एक्सपेंड ना करें, सिर्फ वर्टिकली हम जाएं, तो तब भी हम प्रोडक्शन काफी बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना को देख लें कि वो भी उसका इंडिया से काफी एक लिहाज से देखने के कोई 5 टन जो है ना वो फी यूनिट एरिया जो है ना वो कम ले रहे प्रोडक्शन। अलबत्ता यूएसए इज परफॉर्मिंग बेटर, रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, 18.17 टन पर हेक्टेयर है यूएसए की प्रोडक्शन। तो ये एक तकाबली जायजा है वर्ल्ड वाइड ग्रेप्स प्रोडक्शन का। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं पाकिस्तान में, जो हमारा एरिया इन प्रोडक्शन है उसका कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे रैंक कर रहा है बलूचिस्तान 15,702 हेक्टेयर पे। ये 2021-22 का डेटा है, लास्ट ईयर का ही है, और इसमें हम प्रोडक्शन इस वक्त, ये लकीली शुक्र है कि हमने 0.1 मिलियन टन का जो है ना वो हदफ हमने जो है ना टच किया है या उबूर किया है। 1,06,000 टन जो है ना प्रोडक्शन हुई है बलूचिस्तान में लास्ट ईयर ग्रेप्स की। नेक्स्ट उसमें स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरह से ये ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, अलबत्ता एरिया ऑलमोस्ट वही रहा है। फिर इसी तरह सेकंड उसमें है रैंक में खैबर पख्तूनख्वा, 327 हेक्टेयर्स पे वहाँ ग्रेप्स हो रही है जो एज पर आवर स्टेटिस्टिक्स, और उसमें 1,166 टन का प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ है उससे। जबकि पंजाब में अच्छी खासी प्रोडक्शन तो हो रही है, अगर अभी यहाँ देखें अटक और ये चकवाल का एरिया, अभी तो जो मेरे नॉलेज में आया कि साहिवाल तक इसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो कितनी हो रही है फिलहाल हमारे स्टेटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है ये डेटा पंजाब का। अलबत्ता पंजाब में जो प्रोडक्शन हो रही है ये इसमें मैं ये कहूँगा कि जावेद साहब हैं वो अटक से ही ताल्लुक रखते हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। उन्होंने ये शुरुआत की थी वहाँ पर, और ये जो वाइन्स थे इसके ग्रेप्स के, मैंने हमारे जो पशीन के जब मैं उस वक्त डीजी था, एज ए डीजी मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे ग्रेप्स चाहिए ताकि मैं अटक में ट्राई कर सकूं और लगा सकूं। तो मैंने उनको रिकमेंड की थी अर्ली वैरायटीज, थॉमसन सीडलेस और फ्लेम सीडलेस, ये अर्ली वैरायटीज थी। मैंने कहा अगर अर्ली वैरायटीज लगाएंगे, क्योंकि आपका एरिया जो है ना वो मानसून का एरिया है, मानसून से पहले पहले अगर अंगूर तैयार हो जाते हैं, अगर मानसून आ गए तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होगी। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। अब माशाल्लाह पंजाब में काफी हद तक फैल गया है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है डेटा पंजाब का। अलबत्ता सिंध में मैंने डेटा गो थ्रू किया है, पिछले कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले सिंध में कुछ हेक्टेयर्स पे ग्रेप्स का डेटा था, लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर्स हैं इसमें सिंध में भी जीरो है ग्रेप्स की प्रोडक्शन। तो हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान ही वाहिद सूबा है जो ऑलमोस्ट 95%, बल्कि इससे भी ज्यादा जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो दे रहा है ग्रेप्स का नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट प्लीज। अगर बलूचिस्तान का पिछले हम 5 साल का अगर हम ये कंपैरेटिव स्टडी और डेटा अगर हम देखें इसका, तो एरिया वाइज आप देखें, एरिया ऑलमोस्ट इतना ज्यादा उसमें जो है ना इंक्रीज नहीं आया है। आप 10 साल पहले भी आप देख लें, 2011-12 का डेटा भी हमें यही शो कर रही, वही 15,000
153 हेक्टेयर पे जो है ना, आज से 10 साल पहले भी वही पोजीशन थी। हालांकि जो पानी के वाटर के इम्पोर्टेंस है उस हवाले से, और जो एप्पल जो एरिया उसका कम हुआ है, ग्रेप्स जो है ना फार्मर्स ने काफी लगाए, लेकिन उस तरह से ये डेटा शो नहीं हो रहा है कि ये एरिया ऑफ ग्रेप्स जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। इसी अगर प्रोडक्शन आप देखें, प्रोडक्शन में काफी इंक्रीज हुआ है। काम 63,000 टन पे थे, तो अब ऑलमोस्ट हमने 40% इंक्रीज किया है 2021-22 में, यानी कि 10 साल में 40% इंक्रीज हुआ है। जबकि वो जो एरिया वाइज है वो निग्लिजिबल है, वो उसमें इतना इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन भी ले लें तो उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कि हम 4.1 से 6.7 टन पर हेक्टेयर पे हम पहुंचे हैं पर यूनिट एरिया। तो इसमें काफी गुंजाइश है वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त कोई 40 लाख बल्कि 10 लाख जो है ना, सॉरी 1 करोड़ एकड़ ऑफ लैंड जो है ना कल्चरेबल वेस्ट जो है ना वो अवेलेबल है। और ये इसका जो है ना तकरीबन 70% जो है ना वो अपलैंड्स में ये लैंड अवेलेबल है, यानी कि 0.7 मिलियन एकड़ लैंड जो है ना कल्चरेबल वेस्ट अवेलेबल है बलूचिस्तान में ग्रेप्स के लिए। सिर्फ ग्रेप्स, बाकी भी हम कर सकते हैं, ये नहीं कि अगर सिर्फ ग्रेप्स हो, लेकिन इतना वो है पोटेंशियल यहाँ पर। अगर आप हॉरिजॉन्टली जाना चाहे तो अगर वर्टिकली भी जाएं तो मौजूदा अगर उसी में हम रहें, इसी एरिया में रहें इतनी हेक्टेयर्स पे, तो हम इसकी जो है ना, अगर हम इंडिया के उसको हम अगर पहुंच सके कि 21 टन पर एक हेक्टेयर वो ले रहे हैं, तो इस वक्त हम 6.7 टन ले रहे हैं, यानी कि 8 टन के करीब, सॉरी 7 टन के करीब। तो ये हम काफी वो है गुंजाइश है काम करने की इस हवाले से। तो ये पॉइंट है नोट करने के लिए, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए और हमारी यूनिवर्सिटीज एकेडमी के लिए, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और फील्ड के लिए जो है ना हेल्पिंग हैंड्स स्टूडेंट्स की शक्ल में भी अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स भी हैं रिसर्च डिपार्टमेंट्स में। और इसी तरह से पीएचडी के लिए भी ये पॉइंट है कि वो अगर अगर नोट करे कि कैसे इंटरवेंशंस की जाए ताकि हम इसकी प्रोडक्शन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट प्लीज। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है पिछले स्लाइड की, तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से लीनियर इंक्रीज हो रहा है। ये 2011-12 का आप देख लें, और 10 साल में हम यहाँ पे पहुंचे। और ये इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि जो है ना इंक्रीज हुआ है तकरीबन। नेक्स्ट प्लीज। ये ग्रेप्स की यील्ड पर हेक्टेयर, इसमें भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है ना इसमें हम पर यूनिट एरिया में इंक्रीज हुआ है। ये हेल्दी साइन है। इसका मतलब ये कि हम पोटेंशियल काफी ज्यादा है कि हम दोनों तरीके से हम काम करें, तो यानी कि हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली दोनों तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर ग्रेप्स प्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले एरिया और साइट सिलेक्शन हमें देखना होगा। जैसे मैंने पंजाब के हवाले से जिक्र किया था कि अटक में उस तरह से तो अर्ली वैरायटीज वहां लगी हैं, तो उसमें यही है कि अर्ली वैरायटीज थोड़ा बहुत वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब मैंने 1-2 मरतबा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है क्वालिटी और बेरीज का, और उसकी क्वालिटी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, इसलिए वो प्रोसेसिंग के लिए जो है ना ज्यादा बेहतर है। पंजाब में जो ग्रेप्स लग रहे हैं या जिसकी जो प्रोडक्शन आ रही है वो प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि उसको अगर जूसेस उसके होश में इन्वॉल्व हो जाए तो उसके लिए एक बेहतरीन है। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि आपको फ्रेश जूस जो है ना उस ईयर का अर्ली आपको कंट्री में अवेलेबल हो सकता है। तो ये उसका एक ये फायदा है कि इसमें साइट सिलेक्शन में ज्यादातर ये तो कंफर्म है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली, जिसमें कलार डिस्ट्रिक्ट है,
उसमें मस्तूंग है, फिर आप मतलब कुछ एरियाज उसके खुशदार के भी हैं। फिर आप वेस्ट साइड की तरफ आप आते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, जिसमें किला अब्दुल्ला है, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट है इटसेल्फ, और फिर उसके बाद पशीन डिस्ट्रिक्ट है, जो ये मेन ग्रेप्स ग्रोइंग रीजन वो हैं डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के। फिर किला सैफुल्ला, लोरलाई, जोब, ये भी बेस्ट हैं ग्रेप्स की कल्टीवेशन के लिए। तो इसमें साइट सिलेक्शन ये होगा कि आप इस वक्त दुनिया में कोई 10,000 के लगभग ग्रेप्स की वैरायटीज हैं। अलबत्ता आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जो बलूचिस्तान की अपनी जो लोकल वैरायटीज हैं, जिसमें किशमिश, आयता, साइबी और शुंडू खानी, ये बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं ये वैरायटीज। तो इसमें एक चीज, एक करेक्शन भी इस हवाले से करना चाहूंगा यहाँ पर, इस मौके के फायदा उठाते हुए, कि शुंडू खानी मैं अक्सर लिटरेचर में भी देखता हूँ और आम भी सुनता हूँ। इसे उर्फ आम में सुंदर खानी कहते हैं। हमारे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में बिसाइड्स बलूचिस्तान असल में ये शुंडो खानी है। इसका नाम शुंडो खानी है। अगर नोट कर दिया जाए ये, ताकि इसको आइंदा बजाय सुंदर खानी लिखने के इसको शुंडो खानी लिखा जाए। ये शुंडो का मतलब है, शुंडो मीन्स लिप्स, और खानी का मतलब है कटाव। ये पश्तो में और फारसी का लफ्ज है, दोनों पश्तो में भी यूज होता है और फारसी में भी। इसका मतलब है कि ये इतना मीठा है कि ये होंठ काटता है। इसका नाम इसलिए रखा गया है शुंडो खानी। लिहाजा इसको अगर काइंडली अगर ये सुंदर खानी से इसको करेक्ट किया जाए, रिप्लेस किया जाए विद, बल्कि ऑलरेडी ये है कि रिप्लेस किया गया है इसको सुंदर खानी के साथ, बल्कि सुंदर खानी को अगर जो है ना उसको छोड़ के शुंडो खानी इसको जो है ना, इसका सही नाम जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी वो है, पॉपुलर वैरायटी है पाकिस्तान की, और ये बलूचिस्तान में मेनली प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इसमें किशमिश जो वैरायटी है वो सबसे पहले, वो अर्ली वैरायटी है जो पहले आ जाती है बलूचिस्तान में, और ये भी बड़ी बेस्ट है। उसमें इसके किशमिश बनते हैं, आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा भी इसकी, और बड़े बेस्ट रेजन्स बनते हैं इसके। इस तरह आयता है, और ये भी बड़ी बेस्ट लेट वैरायटी है, और साइबी भी है। इस तरह ये रेड वैरायटी है बलूचिस्तान की, लोकल वैरायटी है। और इस तरह शुंडो खानी तो आप जो जिसको उर्फ आम में सुंदर खानी कहते हैं, वो ऑलरेडी आप इससे अवेयर भी हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अगर आपने हाई प्रोडक्शन लेना है और क्वालिटी प्रोडक्शन लेना है, तो उसमें ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी होंगी, खासकर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इस वक्त जो हमारे बलूचिस्तान में जो प्रैक्टिस हो रही है, वो आमतौर पर जो है ना ट्रेंचेस में हो रही है। यानी कि वो जमीन में खड्डे निकाल के उसकी जो है ना मड वाल्स बना के एक तरफ करके वाइन्स को उनके ऊपर जो है ना फैलाया जाता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर है बलूचिस्तान में, जो एक प्रिमिटिव सिस्टम है, जो सदियों से यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस किया जा रहा है इनका, ग्रेप्स का, जो कि एक आप फरसुदा कह लें, या एक अभी जो है ना इस मौजूदा दौर में, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी जो ये अपलैंड्स थे बलूचिस्तान के, खासकर नॉर्थ साइड में और जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, यहाँ पे जो है मानसून इतना ज्यादा नहीं होता, बारिशें नहीं होती थी। लेकिन अब मानसून की बारिशें यहाँ भी हो रही हैं। पिछले साल जिम्मेदारों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ सैलाब की वजह से, और ये मानसून और प्री मानसून बारिशें जो यहाँ पे हुई और अनएक्सपेक्टेड थी, उसके लिए जिम्मेदार तैयार नहीं थे। लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च के प्लेटफॉर्म से हमारे रिसर्चर्स, और बजाते मैं खुद फार्मर से उनके फील्ड्स में भी मैं कहता रहा, हर फोरम पे मैं उनको कहता रहा कि जी आप ये ट्रेंचेस सिस्टम से निकलें, ट्रेलिस सिस्टम पर आएं, ताकि आप नुकसान से बच सकें। क्योंकि ये शुरू में ये नुकसानदेह थोड़ा बहुत ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि इन्वेस्टमेंट मतलब मनी इंटेंसिव है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में ये आपको बड़े फायदे भी देगा और आपको काफी मुश्किलात से भी बचाएगा। लेकिन क्योंकि फार्मर्स इस तरफ नहीं आए, तो पिछले साल बलूचिस्तान में अरबों रुपए के नुकसान हुए ग्रेप्स के उसमें फार्म्स में। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ट्रेलिस सिस्टम, अगर ये राइज किया जाए, अगर पीएचडी किसको नोट कर ले, अतर हुसैन साहब और उनकी टीम अगर देख लें, खासकर नदीम साहब अगर इनको नोट कर लें कि ट्रेलिस सिस्टम अगर प्रोमोट किया जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, ताकि कॉस्ट शेयरिंग पे बेशक हो जाए, ताकि बलूचिस्तान के फार्मर्स जो है ना वो एक तो क्वालिटी के प्रोडक्शन ग्रेप्स का ले सकें, और दूसरे ये कि नुकसान से बच सकें।
फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे फार्मर्स जो है ना इसकी प्रूनिंग सही नहीं करते हैं या टाइमली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसके बेरीज और इसके बंचेस जो है ना सही नहीं बन पाते हैं। तो इसमें प्रूनिंग जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसकी क्वालिटी बंचेस का और प्रोडक्शन के हवाले से भी, यानी कि प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों को ये जो है ना वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्रूनिंग। तो अगर प्रूनिंग सही नहीं होगी तो फिर आगे आपकी क्रॉप जो है ना ग्रेप्स की, वो फिर जो है ना आप प्रोडक्शन भी उसकी कम हो सकती है और उसकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होगी। फिर अगर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस उसमें अगर हम मेनली देख लें, इरिगेशन का बड़ा रोल है इसमें। इरिगेशन एप्लीकेशन जो है ना अगर टाइमली और कैलकुलेटेड हो तो हम सही प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस हवाले से भी हम ये एक्सपीरियंस किया गया है फील्ड्स में कि हमारे जिम्मेदार भाई जो है ना कि वो पानी बहुत ज्यादा देते हैं अपनी फील्ड को ग्रेप्स के। और चूंकि ग्रेप्स होते हैं ट्रेंचेस में और बड़े बड़े ट्रेंचेस होते हैं, ऑलमोस्ट उसको भर देते हैं, जिसमें माइक्रो क्लाइमेट का इन्वायरमेंट जो है ना उसमें जो है ना एक वो क्रिएट हो जाता है। अब माइक्रो जो इन्वायरमेंट है उसमें ऐसे भी यहाँ पे वायरसेस देखे गए बलूचिस्तान में, जो यूरोप में, अभी आप बेहतर जानते हैं कि यूरोप के में जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज्यादा है, हाई है काफी ज्यादा, जबकि बलूचिस्तान में प्रेसिपिटेशन कम है। लेकिन जो वायरसेस यूरोप में है वो वायरसेस बलूचिस्तान में भी देखे गए, पाए गए हैं, ग्रेप्स के फील्ड्स में भी और दूसरे क्रॉप्स के फील्ड्स में भी। उसकी वजह ये है कि ये हमारे फार्मर्स जो है ग्रेप्स में जो है ना वाटर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा करते हैं और फ्रीक्वेंट करते हैं, क्योंकि ये लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है। लेकिन इसको अगर ज्यादा पानी देंगे और फ्रीक्वेंटली देंगे तो इसके जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसके जरिए जो है ना उसमें डिजीजेस और वायरसेस का जो है ना काफी ज्यादा वो एहतमाल होता है कि वो उसमें प्रिवेल करे और वो जो है प्रोडक्शन को भी और बेरीज को भी जो है ना दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस हवाले से फिर फार्मर को पेस्टिसाइड्स भी यूज करना पड़ता है। दूसरी इसके हवाले से मैं ये भी कहूंगा कि जो ग्रेप्स लास्ट ईयर जाया हुए उसकी वजह ज्यादा जो नुकसान हुए ग्रेप्स की फील्ड्स में फार्मर्स को, उसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने ट्रेंचेस में जो लगाए हुए ग्रेप्स हैं, क्योंकि बारिश का जब पानी था वो खड़ा हुआ वहां पे और सैलाब की सूरत में भी पानी आया, तो वो निकाल नहीं सके पानी, क्योंकि इतनी तैयारी नहीं थी कि निकासी नहीं कर सके इतने बड़े पैमाने पर पानी की, जिसकी वजह से वायरसेस का बड़ा ज्यादा उस पर अटैक हुआ और उसने क्रॉप्स को तबाह कर दिया। और ये भी हुआ कि बाज वाइन यार्ड्स जो है ना वो वेनिश हुए, बाकायदा सैलाब अपने साथ भाग कर ले गए। तो ये काफी सारे इस किस्म के जो है ना इंटरवेंशन अगर किए जाएंगे तो हम जो है ना न सिर्फ प्रोटेक्टेड प्रोडक्शन ले सकेंगे बल्कि क्वालिटी प्रोडक्शन भी ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट है सॉइल मैनेजमेंट। हमने ये भी देखना है कि जिस सॉइल में हमारे जो है ना जो 18 एलिमेंट्स हैं उनको देखना है कि सॉइल टेस्टिंग अगर एवरी ईयर पॉसिबल हो सके हर फार्मर करे, अपने अपनी फील्ड्स के सॉइल का टेस्टिंग करवाए, ताकि कि उसको पता चले कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो डिप्लीट हुए हैं और किसकी जरूरत है, और कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इंक्रीज हुए हैं या उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी बढ़ी है। तो वो फिर जुडिशियसली जो है ना सॉइल में जो है ना न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन कर सकेंगे, जिससे आप क्वालिटी प्रोडक्शन ले सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी, अगर पिछले उस पे हम जाएंगे दो पिक्चर्स, उस पे मैं थोड़ा सा वो प्रीवियस स्लाइड पे प्लीज। ये टेबल वैरायटी है, बलूचिस्तान में जितनी भी ग्रेप्स की वैरायटीज हैं वो सारी टेबल वैरायटीज हैं, चाहे वो एग्जॉटिक वैरायटीज हैं वो भी टेबल वैरायटीज हैं। और मेनली ग्रेप्स में दो दो किस्म दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है ग्रेप्स को। एक टेबल वैरायटीज हैं, दूसरी मस्कडीन वैरायटीज हैं, जो दूसरे जो हमारे यहाँ यूज नहीं होती, जो ज्यादातर यूरोप में है, जो वो वाइन पर्पस के लिए होती हैं, जिनके बंचेस इस तरह डेंस होते हैं और बहुत ज्यादा उसमें बड़े बड़े बंचेस होते हैं और वो बड़े क्लोज्ड होते हैं। लिहाजा ये बंचेस जो है ना टेबल वैरायटी के लिए जो है ना ये वाला इसमें बाकी और भी डिजीज वगैरह का भी अटैक हुआ हुआ है। मैंने सिर्फ इस शो करने के लिए कि जी आपको ये जो इंटेक्ट बंचेस में होंगे बेरीज, तो इंटेक्ट बेरीज वाले जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट में, उस तरह से जो है ना इनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती है, उसमें और बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं कि और
जो पैथोजेंस का अटैक भी होता है इसके ऊपर, और उसमें जो है ना अपने हाइबरनेशन भी कर लेते हैं। लिहाजा ये बेस्ट बंच है इसका ग्रेप्स का। आप देख लें बिल्कुल एक दाना दाना अलहदा करके है बेरीज इसके। तो ये टेबल वैरायटी जो है ना वो एक्सेप्टेबल है और मार्केटेबल है। नेक्स्ट प्लीज। इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो ग्रेप्स में मेनली एक ग्रेप बेरी माथ जो है, यहाँ पर इसका ये लार्वा भी जो नजर आ रहा है, और दूसरा इसका जो पेस्ट है वो वास्प है, जिसने ये कंडीशन की है। ये हालत आप देख लें, आप देख सकते हैं ये जो सेकंड पिक्चर है उसमें ये, जी हाँ, इसमें ये वास्प की वजह से ये आपका जो सारा पूरा बंच है ग्रेप का, ये जाया हो गया है। और दूसरा ऊपर से यही हालत जो है ना, ये इसके जो माथ है वो भी इसकी यही कंडीशन कर देता है तकरीबन। तो ये दो, अगर हम इंसेक्ट और सॉइल मैनेजमेंट और इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि डिजीजेस को भी और इंसेक्ट्स को भी अगर हम मैनेज कर लें तो काफी प्रोडक्शन हमारी जो है ना वो इंक्रीज हो सकती है, और लॉसेस हमारे कम हो फील्ड लेवल पे भी और पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे भी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ ग्रेप्स, ऑफ कोर्स ये भी वन ऑफ द हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज है हॉर्टिकल्चर का, तो इसकी हैंडलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इसके हवाले से, जो फील्ड हीट है, सबसे पहले आपने इसको वो रिमूव करना है फील्ड में ही। फिर उसके बाद आपने बंचेस को जो है ना, अगर वेयर हाउसेस बने हुए हैं, अगर वेयर हाउसेस नहीं है किसी तरीके से, अगर एरिया में अवेलेबल हैं, वहां पर अगर प्रोड्यूस को पहुंचाया जाए। इसीलिए लास्ट टाइम मैंने एप्पल्स के प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया था, अगर पीएचडी इस पे भी काम करे, अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक आध जो सेंटर हैं प्रोडक्शन के, एप्पल्स के भी, ग्रेप्स के ले लें या डेट्स के ले लें, अगर वहां पर वेयर हाउसेस बन सके, ताकि दूसरे फार्मर्स को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी अगर उसको किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, कि ये जो वेयर हाउसेज है वहां पर प्री कूलिंग का अगर वो अवेलेबल हो या सिस्टम अवेलेबल हो, तो प्री कूलिंग करके ग्रेप्स को उसके बाद उनको स्टोर किया जाए या उनकी पैकिंग की जाए, तो इसमें आप इसको काफी हद तक आप इसकी क्वालिटी इंटैक्ट रख सकते हैं। यानी कि ये कंज्यूमर तक, उसके टेबल तक जो है ना आपकी बेस्ट क्वालिटी ग्रेप्स जो है ना वो आप पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि है सब हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है, अगर इसके जो मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं अगर वो फॉलो किए जाएं, इसके अगर हम ट्रेनिंग दें अपने फार्मर्स को, जिसमें लेबर से लेकर और फिर आखिर कंज्यूमर तक, यानी कि कंज्यूमर को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कि हम कंज्यूमर को बताएं कि अगर आपने प्रोड्यूस लेना है किस तरह का लेना है, उसकी अट्रैक्शन कैसी हो, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो, उसका कलर कैसे हो, फिर इसको आपने घर में लाकर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि बहुत सारा इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे यहाँ, इसमें जो फूड वेस्टेज है वो एडवांस कंट्रीज के निस्बत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये कि हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिप्लीटेड है। यानी कि हम जब जो भी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट उसका 40% से लेकर 60% उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना वो लॉस हो चुके होते हैं, डिप्लीट हो चुके होते हैं। लिहाजा आप इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कितना हमारे यहाँ जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू का वेस्टेज है। अलबत्ता जो प्रोडक्ट है उसका वेस्टेज नहीं है। तो इस हवाले से अगर हम हैसब का जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसी तरह फिर अगर उसको हम फॉलो करें तो हम बेस्ट क्वालिटी का जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो कंज्यूमर तक या मार्केट तक जो है ना मार्केट कर सकेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद ग्लोबल गैप अगर हम इसको अप्लाई कर लें, इस वक्त पाकिस्तान का अपना जो ये भी पीएचडी के लिए ये पॉइंट टू पंडर है, अगर वो इस पॉइंट को नोट कर लें कि ग्लोबल गैप पाकिस्तान का अपना जो पी गैप है, अगर वो जो है ना हम कर सके, क्योंकि ग्लोबल गैप सबसे पहले यूरो गैप बना, जो जर्मनी में कोलोन में जो उनका सिटी है वहां से ये स्टार्ट हुआ, फिर पूरे यूरोप में फिर वो यूरो गैप बना, फिर उसके बाद इसको वर्ल्ड ने इसको अडॉप्ट किया
वो अपनी जो कंज्यूमर्स हैं या उसके अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज जहां वो एक्सपोर्ट होती है, तो उस हवाले से हर कंट्री अपना गैप बना रहा है इस वक्त। अब जापान ने अपना जे गैप बना लिया है, इसी तरह से इंडोनेशिया ने आई गैप बना लिया है, और इंडिया अपना आई गैप पे काम कर रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्च उन्होंने कर दिया है या शायद करने वाले हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है कि पाकिस्तान पी गैप पे कोई काम हुआ हो या कोई स्टार्ट हुआ हो। तो ये इनिशिएटिव पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी जो है ना वो इनिशिएटिव ले सकती है, और ये एक प्राइड होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये पीएचडी करे। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंस के लिए मैं जिम्मेदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खासकर रिसर्च और एक्सटेंशन के साथ अगर इन टच रहे, तो हर स्टेप पे उनको इनकी असिस्टेंस की जरूरत होगी। वो मशवरे डिपार्टमेंट से लें ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन ले सकें और बहुत सारे नुकसान से बच सकें। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो उनका जो पेस्टिसाइड का यूज है फार्मर्स का वाइनयार्ड्स में, और फर्टिलाइजर का यूज है वो जुडिशियसली हो सकेगा। उससे वो अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकेंगे, अपना लेबर भी बचा सकेंगे, और बहुत सारा अपना मेहनत भी बचा सकेंगे, जो बिला वजह इस जो है ना वो अपने उसमें फील्ड में हमारे जिम्मेदार भाई लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको इस्टेब्लिश कर सके और ये सारी चीजें हो, इसमें दूसरी बात ये अगर हम ट्रेसेबिलिटी भी कर सके, यानी कि हम अपने प्रोड्यूस के ऊपर अगर हम ये लेबलिंग भी लगा सके कि किस फॉर्म में या किस डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोड्यूस आई है, तो ये हम बड़े अच्छे तरीके से फिर मार्केट कर सकेंगे, ना सिर्फ अपने कंट्री में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जा सकते हैं। तो ये उसमें ये बड़ा जो वेयर हाउसेज है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज ये भी इंक्लूडेड हैं उसमें। वेयर हाउसेज में अगर वही वेयर हाउस में अवेलेबल हो कोल्ड स्टोरेजेस। पाकिस्तान में एक कोल्ड चेन यूएसडी के ताउन से प्रोजेक्ट चला, जिसमें बलूचिस्तान को ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके हवाले से मैं कहूँगा बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ग्रेप्स को स्टोर किया गया। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ये कंसेप्ट दिया गया कि ग्रेप्स को भी स्टोर किया जा सकता है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा बलूचिस्तान में यहाँ पर कोयटा सिटी के जो सबर्ब्स में कोल्ड स्टोरेज एक लगा हुआ है, स्टेट ऑफ आर्ट कोल्ड स्टोरेज है, जो काजिम खान जो हमारे बलूचिस्तान के अच्छे खासे बड़े और प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, उनकी इसमें मलकियत में है इस वक्त। और उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली मरतबा अंगूर जो है ना कोई, मैं अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 4 से 5 माह के लिए जो है ना ग्रेप को या अंगूर को जो है ना उन्होंने स्टोर किया। और जो ये जब मार्केट ग्लट होता है तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो इसमें फिर कोल्ड स्टोरेज में आगे और भी किस्म है, अकसाम है, जैसे कंट्रोल एटमॉस्फेयर और हाइपरबैरिक, जो कि इस वक्त नापैद है पाकिस्तान में। ये वाली अगर स्टोरेज फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाएं तो आप एटलीस्ट 8 से 10 माह के लिए जो है ना आप ग्रेप्स की बेरीज को जो है ना वो क्वालिटी के साथ जो है ना स्टोर कर सकते हैं, और वो जो उनकी क्वालिटी होगी वो इंटेक्ट रहेगी। फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें ग्रेप्स की, उस हवाले से भी हालात जो है ना बलूचिस्तान के जो रोड नेटवर्क है वो ठीक नहीं है। नंबर वन एक तो ये कि रोड जो है ना वियर टियर उसमें बहुत ज्यादा है, रोड्स पे बम्पी भी हैं सारे रोड्स। अब बम्पी होने की वजह से, क्योंकि ये एप्पल्स की तरह आप इसकी जो है ना पैकिंग भी उस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल को आप जो है ना वन बाय वन आप सेपरेटली आप उसको पैक कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट आप ब्रूजेस को और जो एथिलीन एवोल्यूशन है गैस का, ये जो दूसरे इंजरीज हैं वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है ना आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अलबत्ता ग्रेप्स में ये मामला नहीं है, क्योंकि ग्रेप्स के बंचेस की सूरत में होते हैं, उसके बेरीज क्लोज्ड होते हैं, तो उसमें आपको जो है ना तो रोड नेटवर्क आपके पास बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, यानी कि जो लॉरीज हैं या कंटेनर्स हैं या ट्रक्स हैं, वो एक तो रेफर कंटेनर्स हो, और दूसरा ये उसके अंदर जो कंडीशंस हो वो भी बड़े अच्छे होने चाहिए। उसमें ये भी हो कि जो भी ट्रक जो भी है जब भी ट्रांसपोर्टेशन करता है किसी भी कमोडिटी का,
नेक्स्ट कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने से पहले अगर उसकी फ्यूमिगेशन कर दी जाए, ताकि उसके अंदर जो है ना हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए स्प्रे किया जाए, ताकि अगर किसी और कमोडिटी में अगर कोई पैथोजन है जो नए लोड होने वाला उसमें जो है ना प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस है, उसमें पैथोजन जो है ना उसमें वहां जो है ना वो ट्रांसफर ना हो जाए और वहां जो है ना वो फैले ना। इसी तरह से अगर हम मार्केटिंग ऑफ ग्रेप्स को देखेंगे तो हमारी मार्केटिंग की कंडीशंस भी आप देख लें कि हमारे जो मार्केट्स हैं, जो मेनली जो बिग सिटीज हैं, जिसमें कोयटा इटसेल्फ और फिर उसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मार्केट्स देख लें, और फिर उसके बाद हैदराबाद, मुल्तान, तो इन या पेशावर की मार्केट को आप देख लें। वहां पर एक तो शेड का कोई खास बंदोबस्त नहीं है, शेड्स का जिसके नीचे जो है ना प्रोड्यूस को रखकर उसकी वो की जाए, उनकी ऑक्शन की जाए। लिहाजा वो एक दिन या सारा दिन तकरीबन वो पड़े रहते हैं अंडर डायरेक्ट अंडर सनलाइट, वो उसका भी बड़ा इशू है उसमें। और भी जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो भी हमारे यहाँ मार्केट्स में तकरीबन नापैद हैं। हाइजीनिक कंडीशंस ना होने की वजह से वहाँ पे भी काफी इश्यूज आते हैं। तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते आपका जो प्रोडक्शन है, कोई भी कमोडिटी है, खासकर उसमें अगर आप ग्रेप्स को आप ले लें, तो काफी हद तक उसमें पैथोजेंस और बहुत सारे इश्यूज आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना हमारी जो हेल्दी प्रोडक्शन है या हेल्दी फूड हमारी जो है ना वो अवेलेबिलिटी जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इस तरह से अगर हम देखें कि ग्रेप्स की प्रोसेसिंग में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ग्रेप्स की प्रोसेसिंग ना होने के बराबर है। एक आध प्राइवेट कुछ ये कंपनीज हैं जो अब वो भी उसमें एक पिछले दिनों में देख रहा था जो ग्रेप्स का जो वो था जूस का, उसके ऊपर लिखा हुआ था वो स्पेन से इंपोर्टेड ग्रेप्स का जूस उन्होंने बनाया हुआ था। उस पर लिखा हुआ ये था बेरीज या बंचेस इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेन। अब इस हवाले से हमारी भी अपनी खासकर पंजाब की जो प्रोडक्शन है वो इस काबिल है कि वो उसका जूस बनाया जाए, क्योंकि वो अर्ली भी आते हैं और क्वालिटी के भी हैं क्योंकि अर्ली वैरायटीज हैं, तो उसका अगर हम जूस बना सकें या इंडस्ट्रीज को अगर आप यूटिलाइज करने बजाय हम स्पेन के इंपोर्ट करें, या बलूचिस्तान के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है कि क्योंकि कितनी इतनी स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है कि ग्रेप्स को स्टोर किया जा सके। तो चूंकि सीजन में मार्केट ग्लट होता है, फिर उसके बाद रैंकिंग में पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया अफगानिस्तान तो नहीं था, क्योंकि वो नीचे कोई 16-17वें नंबर पर है। अफगानिस्तान की प्रोडक्शन बलूचिस्तान से 3 टाइम्स ज्यादा है ग्रेप्स की। इसलिए जब सीजन आता है, क्योंकि हमारे और अफगानिस्तान का सीजन सेम है, तो इसलिए अफगानिस्तान से भी काफी ग्रेप्स पाकिस्तान में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें प्राइसेस का भी काफी इशू है। वजह ये कि क्योंकि पाकिस्तान WTO का सिग्नेटरी है, वन ऑफ द सिग्नेटरी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान रोक नहीं सकता है किसी भी प्रोड्यूस को मुल्क में आने से। तो इस वजह से जब हम रोक नहीं सकते हैं तो हम एक गुड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज को, कि जब हमारी मार्केट अगर ग्लट हो तो हम उसको प्रोसेसिंग में ले जाएं इस प्रोड्यूस को। तो अब अफगानिस्तान की प्रोडक्शन भी यहाँ आती है, बल्कि ईरान से भी आती है, और साल के बाद हिस्से में चाइना के ग्रेप्स भी पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अगर नोट करने वाली है, जो बलूचिस्तान की ग्रेप्स हैं, टेबल वैरायटीज हैं, उसकी कोई मैच नहीं है किसी भी, ना अफगानिस्तान की फिर भी बेहतर है वो हमारे उसके बलूचिस्तान की ग्रेप्स के साथ वो compete करते हैं क्वालिटी में भी और टेस्ट में भी। अलबत्ता ईरान और चाइनीज ग्रेप्स हैं वो बिल्कुल बलूचिस्तान की ग्रेप्स को टच भी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पीछे हैं क्वालिटी में भी और टेस्ट में भी। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री अगर हम उसको जो है ना प्रमोट करें या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, तो इस हवाले से मैं PHD से कहूँगा कि वो इस पे भी अगर काम कर ले तो ये इस क्रॉप के लिए एक बेटर सर्विंग हो सकेगी। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी एक मिनट, अगर इसको हम देखें ये बंचेस रह गए, प्रीवियस स्लाइड पे अगर जाएं प्लीज दोबारा। ये आप देख लें, ये वास्प की वजह से वास्प ने इसको पूरे बंच का ये हाल किया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट सेकंड वन पिक्चर है इसमें ग्रेप्स की, ये ट्रेलिस सिस्टम है। इसमें आप देख लें, आप जितनी भी बारिश होगी, ये हमारे जिम्मेदार भाई इसको देख रहे हैं, अगर वो इसको नोट कर लें, ये जितनी बारिश हो जाए, खुदा करे कि 2 दिन तक मुसलसल बारिश हो, कि इन ग्रेप्स को अब कुछ नहीं होगा।
इसमें जितना भी पानी गिरे वो नीचे गिर जाएगा। अगर 1 घंटे के बाद भी बारिश रुक जाती है तो ये ड्राई हो जाएंगे और इसमें कोई इशू नहीं होगा, इसके बंचेस में ना इसके बेरीज में ना किसी पैथोजन का उसका इमरजेंस का कोई खतरा होगा। लिहाजा ये आपकी प्रोडक्शन जो है ना ये इंटैक्ट रहेगी। ये वायर है, इस ट्रेडिस सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं कि जो टेंड्रिल्स हैं इसके, आपने देखे होंगे ग्रेप्स के साथ उसके बंचेस के साथ टेंड्रिल्स होते हैं, यानी कि वो धागे की तरह का स्ट्रक्चर है और जो स्पाइरल होता है, ये इनके ऊपर इस वायर के ऊपर जो है ना अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्रॉप लोड जो है ना इन वायर्स के ऊपर जो है ना आप शिफ्ट कर देते हैं। तो ये ट्रेडिस सिस्टम में अगर ये हमारे यहाँ आ जाए तो न सिर्फ यहाँ हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बल्कि क्वालिटी का प्रोड्यूस है वो भी अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये ओवरहेड सिस्टम है, ज्यादातर ये सीरिया में स्टार्ट हुआ सबसे पहले। ये जो ग्रीन वाले आप बंचेस देख सकते हैं ग्रेप्स के, ये ओवरहेड है। यहाँ नीचे आप जो है ना लेबर आसानी से मूव कर सकती है, फिर उसके आसानी से बंचेस तोड़ सकती है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये ओवरहेड सिस्टम है। ये जो ब्लैक ग्रेप्स हैं इसमें भी ये एंगल आयरन को यूज किया गया है, उसके ऊपर ओवरहेड सिस्टम है। इसमें भी यहाँ पे भी अगर जितनी भी बारिशें हो जाए, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें हो रही हैं, और ये इशू खासकर मैं पंजाब को और उसकी जो मैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, खासकर जावेद साहब को, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वहां पर ट्रेलिस सिस्टम पे सारा जो जितने भी ग्रेप्स हैं वो ट्रेलिस सिस्टम पर है। अब वहां पे जितने भी अगर बारिश होती भी है प्री मानसून की, तो वो ग्रेप्स को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेक्स्ट प्लीज। ये एक तस्वीर है ट्रेलिस सिस्टम, ये वायर्स गुजर रहे हैं, इस वायर के ऊपर जो है ना ये सारे ग्रेप्स का जो है ना इनके वाइन्स जो है ना इसके ऊपर जो है ना उन्होंने होल्ड किया हुआ है टेंडर्स के जरिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इसकी ट्रेलिस सिस्टम की। ये तस्वीर जो है ना यहाँ पर हमारे जिम्मेदार भाइयों को दिखाने के लिए, अब जितनी भी बारिश होगी यहाँ पर नीचे ये पानी का रास्ता भी है, आपका पानी जो है ना ड्रेन ड्रेन हो जाएगा, पानी खड़ा नहीं रहेगा, तो आपकी क्वालिटी को कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। जी स्क्रीन स्क्रीन गायब होगी। नेक्स्ट प्लीज। ये एक चीज पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जो है इसके हवाले से, जब रेजन्स, आप ये तस्वीर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे, ये जमीन के ऊपर इन्होंने, हमारे जिम्मेदार भाई, ये हमारी पशीन की तस्वीर है, ये ग्रेप्स इस तरह फैलाए हुए हैं, इनको ड्राई कर रहे हैं, ये इनके रेजन्स बना रहे हैं, किशमिश बनाया जा रहा है इनसे। एक ये पॉइंट भी, अगरचे इंडिया इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे, दुनिया में रैंक 7 इन द वर्ल्ड इंडिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से सैकड़ों ट्रक्स जो है ना वो किशमिश के जो है ना इंडिया को जाते हैं हर साल। तो ये वाले किशमिश ये यहाँ तैयार होते हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं इसमें क्या हाइजीन कंडीशंस होंगी। इसमें ये जो क्यूरिंग यार्ड अगर बनाए जाएं यहाँ पर सही तरीके से सीमेंटेड बनाए जाएं और एलिवेटेड बनाए जाएं जमीन से ऊपर, उसके ऊपर अगर किशमिश को फैलाया जाए, और सॉरी ग्रेप्स के बेरीज को फैलाया जाए, तो नेचुरल सन ड्राइंग हो सकता है। या सोलर सिस्टम अगर इनको दिया जाए फार्मर्स को, तो वो ज्यादा हाइजीन का, और ये जो हमारे राइट हैंड पे जो तस्वीर है, इस तरह की क्वालिटी के हम ये जो है ना किशमिश जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी देखा जाए, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है, राइट साइड वाले जो रेजिन्स हैं, ये सल्फर ये ज्यादा, मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने सल्फर जो है ना ज्यादा यूज किया है, इसलिए इसका कलर जो है ना बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये मार्केट एबल करने के लिए इसको, ताकि इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो। लेकिन ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर इसका कलर थोड़ा सा डल हो तो वो जो किशमिश है वो ज्यादा बेहतर है हेल्थ के लिए, न कि ये ज्यादा ब्राइट कलर का। उसकी वजह ये इसमें सल्फरिंग ज्यादा की गई, और इसकी वजह से इसकी फ्यूमिगेशन जो सल्फर की ज्यादा की गई है, तो इसमें इसमें कलर में ब्राइटनेस आ जाता है, और थोड़ा सा ये इस तरह से इसके अंदर जो मॉइस्चर भी थोड़ा सा इंटैक्ट है, थोड़ा सा वो पानी भी है इसमें। इस वजह से ये देखने में तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ये हेल्थ के हवाले से उस तरह से इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। अलबत्ता ये जो राइट लेफ्ट हैंड पे है, ये हेल्थ के लिए तो बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत
पैथोजेंस का और हाइजीन कंडीशंस के इश्यूज हैं, अगर इसको हैंडल किया जाए तो ये राइट हैंड से ये फार बेटर है। और इसकी अगर इसकी अहमियत का पता चल जाए तो इसकी प्राइसेस जो है ना, प्राइस इसकी ज्यादा हो जो ये कन्वेंशनल तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक रिप्रेजेंटेटिव वो है प्रेजेंट तस्वीर है इसकी। ट्रेलिस सिस्टम पे आप देख सकते हैं, एंगल आयरन पे एक पूरा लाइन आप देखिए कितनी लंबी लाइन है इसकी ग्रेप वाइन्स की, जो ट्रेलिस सिस्टम पे यानी कि तारों के ऊपर इनको ट्रेन किया गया हुआ है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत व्यू है। अगर इस तरह की फील्ड्स हो जाए हमारे यहाँ, ये यूरोप की एक फील्ड है, तो ये स्पेन की है गालिबन। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच।